कहाँ तक पहुंच गए थे हम? हमने लास्ट टाइम आपसे बेंजीन के स्ट्रक्चर के मुतालिक बात की थी और कीकॉल ने हमें जो बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया था उस पर हमने आपसे कहा था दो बेसिक एतराज़ात हुए और उन एतराज़ात में पहला ये था कि अगर बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है तो फिर उसे सैचुरेटेड बिहेवियर नहीं दिखाना चाहिए। और दूसरा ये था कि जो दो स्ट्रक्चर कीकॉल ने प्रपोज किए हैं अगर वही बेंजीन है तो उसके हिसाब से 1,2 डायब्रोमो बेंजीन जिसको हमने ऑर्थो डायब्रोमो बेंजीन कहा था उसके दो आइसोमर बनने चाहिए, एक जिसमें 1,2 डायब्रोमो के बीच में डबल बॉन्ड हो और एक जिसमें सिंगल बॉन्ड। फिर मैंने आपसे कहा था कीकॉल्स ने इन दोनों एतराज़ात का जवाब ये दिया कि बेंजीन दरअसल इन दोनों स्ट्रक्चर्स का इक्विलिब्रियम मिक्सचर है। ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में रैपिडली इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसका एक मतलब ये है कि जो बेंजीन के डबल बॉन्ड है वो तेजी से अपनी पोजीशंस बदलते हैं। एक पल के लिए ये डबल बॉन्ड इस जगह है, अगले पल में इधर आ जाता है। तो जब ये अपनी जगह मुसलसल बदलते हैं तो फिर इनसे रिएक्शन करना नॉर्मल डबल बॉन्ड के मुकाबले में मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर हम आपके सामने यहाँ कोई स्टैचू रख दें, लकड़ी की बिल्ली लगा रखते हैं तो उसको पकड़ना आसान है, लेकिन जिंदा को पकड़ना इसलिए मुश्किल है कि वो अपनी जगह बदलती रहती है। तो अब या यूं मैंने कहा कि पंखे के 3 पर रुके हुए हैं तो कोई भी उन्हें हाथ लगा सकता है, हिट कर सकता है आसानी के साथ। चलते हुए पंखे में तो पता ही नहीं चलेगा पर है कहाँ। तो यहाँ वो वाला हिसाब है कि 3 डबल बॉन्ड हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी की वजह से इतनी तेजी से अपनी जगह बदल रहे हैं कि नॉर्मल एडिशन मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन नहीं है। इसलिए बेंजीन एडिशन करता है लेकिन मुश्किल के साथ। और फिर इसी तरह जब ये मुसलसल अपनी जगह बदल रहे हैं तो अब इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि अगर ब्रोमीन 1 और 2 पोजीशन पे लगा हो तो उस 1 और 2 पोजीशन पर एक सेकंड में एक दफा डबल बॉन्ड आता है, एक दफा हट जाता है, फिर आ जाता है, फिर हट जाता है, इसलिए वो अहमियत भी खत्म। जवाब बिल्कुल सही था और हम जब आगे बातें करेंगे तो यही जवाब सही माना जाएगा, लेकिन इसके साथ एक लॉजिक होगी कि बेंजीन ऐसा क्यों करता है। और असल इशू ही यही था कि इस तरह के और भी कंपाउंड हैं जो साइक्लिक होते हैं, जिसमें ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है, लेकिन वो बेंजीन की तरह बिहेव नहीं करते। तो ये जो भी बिहेवियर बेंजीन दिखा रहा है अपने डबल बॉन्ड्स को चेंज करने का, इशू ये है वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो ऐसा कर रहा है ये तो समझ में आ रही है बात, लेकिन क्यों कर रहा है इसका जवाब नहीं था हमारे पास, जो हम अब देंगे। आज हमारा यही काम है। लेकिन उससे पहले मैंने आपसे ये कहा था कि जब ये क्वेश्चन रेज किए गए, ये ऑब्जेक्शन लगाए गए, तो एक आंसर कीकॉल ने दिया जो ये था, औरों ने भी दिए, माना किसी का भी नहीं दिया, क्योंकि सबके पीछे हमें बेइत्मीनानी यही थी कि हमें लॉजिक नहीं समझ में आ रही थी। लॉजिक का मतलब है हमें ये इत्मीनान दिलाया जाए कि जो भी वजह आप बता रहे हैं वो वजह और कंपाउंड्स में क्यों नहीं है और सिर्फ बेंजीन जैसे कंपाउंड में क्यों है। ये तो एक वो बात होगी कि स्पेशली बेंजीन के लिए एक नई थ्योरी बना दी गई, वैसे तो नहीं चलेगा ना। कोई ऐसी कहानी बनाइए जिसमें आप जस्टिफाई कर सकें कि देखिए ये इन कंपाउंड्स में ये वजह मौजूद है इसलिए ये एरोमेटिसिटी दिखाएंगे, इन कंपाउंड्स में ये वजह मौजूद नहीं है। तो वो बात नहीं बन रही थी, वो अब बन जाएगी। लेकिन इससे पहले एक और दो सजेशंस बुक ने कोट किए हैं कि ये दोनों वो थे जो एक्चुअल जवाब से बहुत करीब थे। निकोल का जवाब भी, और एक और ग्रुप था दो साइंटिस्ट का, उनका नाम था बायर्स आर्मस्ट्रैंग। ये तो कीकॉल्स की सजेशन थी, सिर्फ हमें स्ट्रक्चर ही फिलहाल बनाना था और इसमें और कोई बात नहीं करनी थी, ये हम लास्ट टाइम बता चुके थे। अब ये इन दोनों की सजेशन, दो साइंटिस्ट हैं बायर आर्मस्ट्रैंग। इन्होंने कहा बेंजीन एक
6 कार्बन कंपाउंड है जो साइक्लिक चेन में है, बिल्कुल सही। साइक्लिक चेन है तो हर एक के दो दो बॉन्ड बन गए, दो दो वैलेंसियां हो गई। अब इनके फॉर्मूले के हिसाब से 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन है, यानी हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, क्योंकि सारे कार्बन इक्विवेलेंट है, तो ये एक हाइड्रोजन भी आ गया। अब सारा इशू रह गया कि इस स्ट्रक्चर से बेंजीन के हर कार्बन की 3 वैलेंसियां पूरी हो रही है, चौथी रह गई, जो कि हमने यूं पूरी की कि हम ऑल्टरनेट कार्बन को डबल बॉन्ड दे देते हैं। इन दोनों ने कहा कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो किस्सा ही खत्म हो गया ना। जब डबल बॉन्ड नहीं है तो फिर इसे सैचुरेटेड बिहेवियर दिखाना चाहिए, सारे मसले ही होते हैं। लेकिन फिर वैलेंसी कैसे पूरी करेंगे? तो इन्होंने बहुत ही इनोवेटिव किस्म का आइडिया दिया। इन्होंने कहा यहाँ नॉर्मल पाई बॉन्ड नहीं है, बल्कि यहाँ इस तरह है कि तमाम 6 कार्बन की एक एक वैलेंसी रह गई, यानी इन सबके पास अभी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग करेगा। तो ये तमाम 6 के 6 कार्बन एक सेंट्रल बॉन्ड बनाते हैं। सेंट्रल बॉन्ड में इन सब का एक एक इलेक्ट्रॉन सेंट्रल शेयरिंग करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे और एक सेंट्रल बॉन्ड बनाएंगे। ये उसकी नोटेशन थी। इस तरह भी बना सकते हैं इस नोटेशन को, और जो किताब में बनी हुई है उसमें उन्होंने एटम शो नहीं किए, तो ऐसे बनाई है। दैट वाज द स्ट्रक्चर सजेस्टेड बाय बायर एंड आर्मस्ट्रांग। और ये सेंट्रल बॉन्ड के मुताबिक उनकी लॉजिक ये थी कि ये सिग्मा बॉन्ड जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं है और पाई बॉन्ड जितना अनस्टेबल नहीं है, तो इसका बिहेवियर दोनों के बीच में है। इसीलिए ये कंपाउंड पाई बॉन्ड की तरह जबरदस्ती करने पर एडिशन भी दिखा देता है और ओवरऑल सैचुरेटेड की तरह बिहेव करता है। अब जब हम सही जवाब सुनेंगे तो हमें ख्याल आएगा कि थोड़ी लैंग्वेज का फर्क होगा, लेकिन हम कुछ ऐसी ही बात कहेंगे जो इन्होंने कही है और जो इसने कही है। इन दोनों बातों का कुछ मिक्सर है जो असल जवाब है। तो इन लोगों के पास तो सिर्फ आइडिया था, उस आइडिया को समझाने के लिए कोई थ्योरी नहीं थी। इसलिए जब इन विचारों ने ये आइडियाज दिए तो इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया। Until and unless it was 1940, इनके मरने के भी कोई 50-60 साल के बाद हमें कुछ ऐसे प्रूफ्स मिले और फिर कुछ ऐसी थ्योरी सामने आई जिसने सारी स्टोरी हमारे सामने क्लियर है। तो अब जहां तक ईकॉल और उनके साथियों के एफर्ट्स थे वो यहाँ खत्म हो गए। ये एतराज अपनी जगह रहे। बेंजीन के स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा, हम नहीं समझ पाए व्हाट इज द रीजन ऑफ द स्पेशल स्टेबिलिटी ऑफ दीज कंपाउंड्स। लेकिन फिर मामला कैसे सही हुआ? 1940 में हमने, इससे पहले हाइब्रिडाइजेशन समझाते वक्त आपको बताया था, हमने एक ट्रिक डिस्कवर की थी जो पार्शली आपने पढ़ी भी फर्स्ट ईयर में फिजिक्स के अंदर, जिसका नाम था एक्सरे डिफ्रैक्शन और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जिसमें ब्रैग्स लॉ वगैरह चैप्टर 9 फर्स्ट ईयर का नेचर ऑफ लाइट का आखिरी टॉपिक था। तो पता नहीं आप उस टॉपिक तक लास्ट ईयर पहुंचे थे नहीं पहुंचे थे बहरहाल। तो उसमें मैंने उस वक्त हाइब्रिडाइजेशन में बताया था कि एक्सरेस को हम अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में से गुजारते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि जो मॉलिक्यूल एटम्स के मिलने से बना है, तो जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है उसमें दो हाइड्रोजन आपस में सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो दोनों हाइड्रोजन के एटम्स के न्यूक्लियस एक दूसरे से कितनी दूर है, वो गैप हम एक्सरे की मदद से निकाल लेते हैं। अच्छा, ये जो डिस्टेंस होता है एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान, इसे बॉन्ड लेंथ कहते हैं। इससे ये पता चलता है कि वो एटम एक दूसरे से किस टाइप का बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये मुख्तसर बात हुई। जब ये टेक्निक आ गई तो हमने कहा यह है सही मौका बेंजीन की इंटरनल कहानी को समझने का। अगर बेंजीन वाकई ऐसा है, ऐसा या ऐसा, तो इसका मतलब है उसमें 3 सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में और 3 डबल बॉन्ड है। पता ही चला। अब ये कहलाएगा एक्सरे एनालिसिस ऑफ बेंजीन। अब हमारे पास डेटा ये था कि कहीं भी किसी भी कंपाउंड में 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इन दोनों के बीच में गैप होता है, स्टैंडर्ड है 1.54 डिग्री एंगस्ट्रॉम। हम जिस भी कंपाउंड का एक्सरे एनालिसिस करें जहां 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है उनका गैप ये होगा। अगर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो थोड़े से और करीब आ जाएंगे, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया, तो फिर डिस्टेंस कम होके हो जाता है 1.34। अब हम क्या उम्मीदें लगाए हुए हैं?
बेंजीन का मॉलिक्यूल एक्सरे की मदद से एनालाइज किया जाएगा। आंसर आना चाहिए 3 जगह पर सिंगल बॉन्ड है तो 3 जगह पे डिस्टेंस 1.54 है और 3 जगह पे डिस्टेंस 1.34 है। अगर तमाम 6 डिस्टेंसेस का एवरेज लिया जाए तो 1.34 और 1.54 का एवरेज इनका बीच में आएगा 1.44। तो हम ये उम्मीदें कर रहे हैं कि या तो ऐसा जवाब आ जाए कि हमें सबके अलग अलग डिस्टेंसेस मिले तो 3 1.34, 3 1.54, या कंबाइन दे दें एवरेज आंसर आ जाए तो 1.44 होगा। आंसर क्या आया? आंसर में सबसे पहली बात तो ये आई कि बेंजीन के तमाम 6 कार्बन एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर है। ये 3 सिंगल और 3 डबल वाला चक्कर नहीं है। ऑल कार्बन्स आर एट इक्वल डिस्टेंस मींस तमाम 6 कार्बन्स के बीच में एक ही टाइप का बॉन्ड है। हो ही नहीं सकता है। अच्छा भैया वो कौन सी टाइप है? चारों 6 के 6 सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, 6 के 6 डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तो डिस्टेंस बदल जाएगा। तो तमाम 6 कार्बन में बेंजीन के जो बॉन्ड आया, जो डिस्टेंस आया, वो डिस्टेंस था 1.39 डिग्री एंगस्ट्रॉम। ना सिंगल बॉन्ड की तरह, ना डबल बॉन्ड की तरह, ना दोनों के एवरेज की तरह, बल्कि टेक्निकली स्पीकिंग एवरेज था 1.44। तो 1.44 और 1.34 का मिड है ये 1.39, जिसका मतलब कुछ यूं निकल रहा है कि ये 1.5वां बॉन्ड है। 1.5वां समझते हैं? 1.5 बॉन्ड, ना सिंगल बॉन्ड ना डबल बॉन्ड, बल्कि 1.5 बॉन्ड, यानी सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच ही कोई चीज है। ये कैसा जवाब है भाई? तो अब अकल आ रही है कि ये वो जवाब है कि अगर आप ये मान लें कि ये डबल बॉन्ड तेजी से घूम रहे हैं, तो अगर ये तेजी से घूम रहे हैं तो एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट ये 2 कार्बन के बीच में नहीं है, बल्कि आधे इस तरफ वाले कार्बन पर हैं, आधे आगे वाले कार्बन पर हैं। तो एट ए टाइम 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड का आधा हिस्सा है। तो जब डबल बॉन्ड का आधा हिस्सा है तो ये उतने करीब नहीं होंगे जितने करीब नॉर्मल डबल बॉन्ड में होते हैं, उतने दूर नहीं होंगे जितने ये नॉर्मल सिंगल बॉन्ड में होते हैं। तो ये वैल्यू इसी को सजेस्ट कर रही है। तो इस वैल्यू ने आपको ये समझाया कि वजह आप ढूंढिए क्यों, लेकिन ये तय है कि बेंजीन के डबल बॉन्ड स्टैटिक नहीं है। आम अल्कीन्स की तरह या आम डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स की तरह वो 2 कार्बन के बीच में फिक्स नहीं है, वो अपनी जगह बदल रहे हैं। अब क्यों बदल रहे हैं, इसके पीछे क्या थ्योरी है, ये सोचते रहिए। लेकिन इसमें अब कोई शक नहीं रहा कि बेंजीन में डबल बॉन्ड 2 कार्बन के दरमियान फिक्स नहीं है। अब जैसा आपके यहाँ होता है ना, न्यूमेरिकल अगर कोई पेपर में आ जाए नया, तमन्ना एक होती है आंसर पता चल जाए ना तो फिर कर लेंगे, जवाब आपको बता देना तो फिर कहीं ना कहीं से आप कोई ना कोई साइंस लगा ही लेते हैं। बड़े साइंसदान हैं आप लोग भी। तो इसी तरह साइंसदानों को भी यही है कि अब एक चीज का अंदाजा हो गया कि ये तो है फैक्ट, इसमें तब्दीली नहीं आ सकती। अब सारा दिमाग इस बात पे लगाइए अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इट इज पॉसिबल दैट द डबल बॉन्ड कैन चेंज इट्स पोजीशन। तो इसकी थ्योरीज बनाई जाए और फिर देखा जाए क्या मुनासिब बात आती है। तो जब ये बात तय हो गई कि यस, कम अज कम कीकॉल ने जो कहा है वो हो तो रहा है, मगर हो क्यों रहा है ये पता लगाना है। तो ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। उन्हीं दिनों में हमारे पास बॉन्डिंग की एक ऐसी चीज सामने आई जो बदकिस्मती से पूरी दुनिया में 9th के स्टैंडर्ड से पढ़ाना शुरू कर दी जाती है, आपने आज तक नहीं पढ़ी। तो हमारे सिलेबस डिजाइन करने वालों का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये रहा कि फर्स्ट ईयर में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नाम की एक चीज भी पढ़ानी, जो कि कहीं भी इंटर के लेवल पे नहीं पढ़ाई जाती, कि वो मुश्किल है, और एक इंतहाई अहम और आसान चीज का तस्करा भी नहीं है, और वो कहलाता है रेजोनेंस। ये पहली दफा हम यहाँ नाम सुन रहे हैं। पहले से सुन के आए होते तो हमें आसानी हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं, अब हो जाएगी। रेजोनेंस वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जो जिस चीज में होगी उसे एक्स्ट्रा स्टेबल बना देगी। बेंजीन से इसका कोई लेना देना नहीं। दिस इज अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फॉर ऑल सब्सटेंसेस इन केमिस्ट्री। और मजेदार बात ये ज्यादातर इनऑर्गेनिक में है। तो इस तरह वो गिला दूर हो जाएगा कि आप ऐसी थ्योरी बना रहे हैं जो सिर्फ बेंजीन में है। नो,
हम एक जनरल बात करेंगे कि जिस चीज में भी ये कंडीशन पूरी हो जाए वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दिखाएगी। और हम नोटिस करेंगे कि इनऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें ये कंडीशन पूरी करती हैं तो वो भी स्टेबल हो जाती हैं, और ऑर्गेनिक में ये कंडीशन एरोमेटिक कंपाउंड पूरी करते हैं तो वो भी स्टेबल हो जाते हैं। और मुख्तसर बात, रेजोनेंस की प्रॉपर्टी इनऑर्गेनिक में रेजोनेंस कहलाती है, ऑर्गेनिक में एरोमेटिसिटी कहलाती है। तो ये पता चला वो जिसका नाम आपने एरोमेटिसिटी रखा हुआ था उसका प्रॉपर नाम था रेजोनेंस, मगर हम तो जानते ही नहीं ना रेजोनेंस को, तो इसलिए हमें शुरू से बताना पड़ेगा कि व्हाट इज रेजोनेंस। तो आइए अब ये फाइनल वर्ड्स आ गए। द रीजन व्हाई बेंजीन इज स्टेबल, रेजोनेंस क्या होती है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर या रेजोनेंस थ्योरी पढ़ेंगे। Existence of same compound in two or more structures with same position of atoms but different position of electrons is called resonance, and different structures is called resonance structures or contributing forms. जिस कंपाउंड के बारे में हम ये सब कुछ पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर, उसका नाम क्या है? बेंजीन। यही नाम है? कोई और नाम इसके नाम से याद आता है? एक और बेन है जो बड़ा मशहूर है। क्या बात, कुर्बान जा। कौन था ये बेन 10 बोलने वाला? कौन कौन कौन? बिल्कुल सही जवाब है ना, इसलिए आशीर्वाद देना। कौन है ये बेन 10 बोलने वाला? प्लीज बेटा मुझे जरा डिस्क्राइब करें बेन 10 का कैरेक्टर, क्या खास बात थी उसमें? ये सवाल वाकई मेरे टॉपिक से रेलेवेंट है, मैं उसकी खास बात बताइए। वो 10 डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा ही है जिसने बेन 10 का कार्टून ना देखा मैं उसको बता रहा हूँ। मैंने नहीं देखा, लेकिन बचपन जो मेरे बच्चों का गुजरा है वो दरअसल बेन 10 के साथ ही गुजरा। तो जूतों से लेके मोजे और मोजों से लेकर पेंसिल तक हर चीज बेन 10 की खरीदनी पड़ती थी। इसलिए मुझे पता चला कि ये आदमी, जिन्नाती आदमी 10 शक्लों में एग्जिस्ट करता है। उससे क्या फायदा होता है? ये उसकी ताकत बन जाती है। जब वो अपनी ऑर्डिनरी शक्ल में और कोई विलन उसे मारने लगता है वो शक्ल बदल लेगा, शक्ति आ जाएगी उसमें, तो उसका सर्वाइवल बढ़ गया, स्टेबल हो गया। थोड़ी देर के लिए सोचिए बेन 10 से ये पावर छीन ली जाए और बेन 10 सिर्फ एक शक्ल में एग्जिस्ट करेगा, तो फिर उसे मारना। ये है असल पॉइंट। वो भी बैन था, ये भी बैन है। अल्लाह ने इत्तेफाक है और उन्होंने कुछ सोच के नाम रखा है, नहीं मालूम। इस थ्योरी का पॉइंट ही यही है कि अगर एक कंपाउंड एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है तो वो अनस्टेबल है। अगर उसे किसी वजह से ये खूबी मिल जाए कि वो अपनी शक्ल बदल ले तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आप गौर करना शुरू करें ना सिचुएशन पर, तो और भी बहुत सारे एस्पेक्ट बनते हैं बेन 10 के अलावा। अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है फिल्मों में या रियल लाइफ में, विलन, जो एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी के साथ कोई क्राइम करता है और पुलिस वाले से पकड़ने के लिए तैयार बैठे हैं,
वो अपनी आइडेंटिटी बदल ले, हुलिया बदल ले, तो फिर वो बच सकता है ना। अगर आप जिस शक्ल में जुर्म कर रहे हैं, आजकल के जमाने में सीसीटीवी कैमरे में भी आ गया, तो अब उस शक्ल में आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। शक्ल बदल लें तो फिर आपको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो यही हम पॉइंट कह रहे हैं। रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमेना है कि कुछ कंपाउंड्स में, और ये हम देखेंगे कि वो सिचुएशन क्या होगी, एक ही कंपाउंड कम से कम दो स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करेगा, और उनमें क्या खूबी है, उन दोनों स्ट्रक्चर्स में एटम की पोजीशन चेंज नहीं होगी। जब एटम की पोजीशन चेंज नहीं होगी तो इट मींस दे हैव सेम स्ट्रक्चर, तो वो आइसोमर नहीं हो सकते। जितनी टाइप के आइसोमर आपने पढ़े हैं ना, पोजीशन, चेन, मेटामेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, उसमें एटम की पोजीशन चेंज होती थी, तभी तो आप कहते थे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहां हम जो बात कह रहे हैं वो ये है, existence of same compound in two or more structures with same position of atoms। जब एटम्स की पोजीशन सेम है तो आप उन्हें आइसोमर नहीं कह सकते। फिर चेंज क्या है, why we are saying that they are two different structure, they have different position of electrons। तो उनके इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन अगर डिफरेंट होगी, और जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे वो भी हम देख लेते हैं, तो ऐसे दो स्ट्रक्चर, एक ही कंपाउंड के दो रूप हैं, एक ही आदमी ने भेष बदल लिए हैं दो अलग अलग। ये बेन 10 है जो 10 शक्लों में एग्जिस्ट कर रहा है तो एक ही चीज, सिर्फ अपीयरेंस चेंज कर रहा है अपने। तो इस वजह से इस प्रॉपर्टी को कहेंगे रेजोनेंस, जिसमें एक ही कंपाउंड सेम स्ट्रक्चर के इसको रिपीट करे इस तरह कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो। तो इस रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, उससे रिएक्शन करना मुश्किल हो जाएगा और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जो कंपाउंड दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है वो थोड़ा सा स्टेबल होगा, जो 3 में करता है वो ज्यादा, जो 4 में करता है वो और ज्यादा, जो 10 में करता है वो शक्तिशाली हो गया। तो बेन 10 हो गया फिर। तो ये बेन 10 नहीं है बेचारा, ये बेन 2 है, इसके दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो ये जो दो स्ट्रक्चर हैं, अब गौर कर लीजिए इन पर, इनमें कार्बन के और हाइड्रोजन के एटम्स की जगहों में कोई तब्दीली नहीं हो रही है। दोनों में कार्बन अपनी जगह पे, हाइड्रोजन अपनी जगह पे। क्या चीज चेंज कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर है, अब इधर आ गया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स कहलाए रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। और हमने कहा ये है वो वजह जो बेंजीन और इस जैसे किसी भी कंपाउंड को स्टेबल बना सकती है। और हम कुछ एग्जाम्पल देंगे आपको नॉर्मल कंपाउंड्स की भी, इनऑर्गेनिक की, जिनमें रेजोनेंस की प्रॉपर्टी की वजह से वो कंपाउंड स्टेबल हुए हैं। तो अब ये थ्योरी तो हमने यहाँ डेफिनेशन लिख दी, हम बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। और एक सबसे अहम काम अब एंड पे ये करना है कि मैंने ये सारे टॉपिक में, क्योंकि कहानी बनाने के लिए छोटी छोटी बातें लिखी, ये एग्जाम में कैसे आएगा, इस पोर्शन में से जो डिटर्मिनेशन ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर कहलाता है, इसमें से शॉर्ट क्लिप्स आते हैं, 2-2 नंबर और 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, डिटेल नहीं आता, तो वो भी गाइड करेंगे। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा। एक मिनट, ओके बेटा, क्विकली आपके हाथ में इस वक्त है मिडटर्म का फर्स्ट पेज, और क्योंकि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, बायो 3 सब्जेक्ट आपको रहा है, उर्दू अंग्रेजी नजर नहीं। तो वो हम नॉर्मल डेज में, क्योंकि वैसे ही आप जो नॉर्मल शेड्यूल से आते हैं तो 3 दिन आते हैं 3 दिन नहीं आते, तो जो गैप्स आ रहे हैं उसको यूज कर लेंगे ताकि इन दौरान पढ़ाई भी होती रहे और वो हम बात करें। ये जो है
आपके सामने मेन सब्जेक्ट का है, और इसका मतलब है थर्सडे तक, वैसे भी आपकी थर्सडे तो नहीं, आपका तो ट्यूसडे तक की क्लास होगी, उसके बाद तो वैसे ही आपके 2 दिन ऑफ होते हैं, तो फ्राइडे को मुकम्मल ऑफ होगा आपका। सैटरडे और संडे को पहला डे हम पेपर लेंगे फिजिक्स का। अच्छा, अब चूंकि इसको लेना हमें लास्ट वीक से एक नई सिचुएशन सामने आ गई कि आपके पेपर्स तो चलो आगे हुए, लेकिन उन्होंने एक पैटर्न नया अनाउंस किया। आज की खबर ये है कि ये खासतौर पर कहा गया है कि चूंकि उस पैटर्न में कुछ छोटी छोटी सी कंफ्यूजन है कि अब 85 मार्क्स का पेपर है तो 50 मार्क्स का एमसीक्यू का क्या मतलब, 42.5 का एमसीक्यू कैसे बनाएंगे आप, तो एमसीक्यू कितने होंगे, 40 होंगे, 45 होंगे। तो उन्होंने कहा हम एक मॉडल पेपर दे देंगे, गवर्नमेंट ने कहा कि वो महीना भर लगा देंगे इसमें, तो वो आता रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि अपने तौर पर, हमारा तो मिड टर्म है, हमने कौन सा 85 मार्क्स का लेना है, हम तो 45 या 50 मार्क्स का पेपर लेंगे। तो उसमें हम अप्रोक्सीमेटली यही करके रखेंगे कि तकरीबन 40 या 50% का एमसीक्यू रखेंगे, और इसी तरह शॉर्ट और लॉन्ग की भी रफली स्पीकिंग वही रिवीजन रखेंगे जैसी गवर्नमेंट ने कही है। जो रिड्यूस सिलेबस अनाउंस हुआ है उसी में से लेंगे। तो हम आपको सिलेबस भी बता देंगे, वो तो जाहिर सी बात है चैप्टर्स के नाम होंगे, हर चैप्टर में जो टॉपिक रिड्यूस हो गया है वो हम शेयर भी कर चुके हैं, और अगर उसमें कोई कंफ्यूजन होगी तो हर टीचर अपने तौर पर और एक्सप्लेन कर देगा, ताकि वो टॉपिक ना याद किए जाए जो कि कर चुके हैं। ठीक है, तो हम इस बात का एडवांटेज उठाएं और इस पैटर्न के भी आदी हो जाएंगे इंशाल्लाह, ऑलमोस्ट वैसा ही हो जाएगा जैसा अनाउंस किया गया है। तो ये अब इंशाल्लाह ताला 40 से आपका पेपर शुरू होगा। जब ये 20th को खत्म हो जाएगा, उससे पहले उर्दू और अंग्रेजी का कैसे लेना है वो भी बता देंगे, तो वो छोड़ा नहीं है, वो बाद में। ठीक है, थैंक यू।